Hey guys, good evening and welcome to देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों फिर से वापस आया हूँ एक और टेस्ट सीरीज के साथ। आज देखेंगे सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज भाग 132। काफी महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन है, साथ ही 10 नंबर के पूरे आज करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हैं इस टेस्ट में। तो इस टेस्ट को अच्छे से आप लोग सॉल्व करें, अटेम्प्ट करें। बाकी देखिए, जिनका एग्जाम है भाई आगामी मंथ में ईओटीआई का, साथ ही आरओआर का और ग्रुप सी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए लगातार टेस्ट सीरीज चैनल पे दी जाती है। हिंदी की, उत्तराखंड जीके की, सामान्य अध्ययन की और इवन आजकल मैं आपको रीजनिंग की टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ। तो इन सभी टॉपिक्स का आप लोग लाभ उठाएं और निश्चित तौर पे उत्तराखंड की जो परीक्षाएं हैं उनमें आप सफलता पाएंगे। बाकी देखिए, काफी बेहतरीन टेस्ट सीरीज चल रही है इस बार, जो कि 16 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 20 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स है, जिसमें 10 जो प्रैक्टिस सेट है वो सामान्य अध्ययन के हैं और 10 आपके हिंदी के हैं। और पूरे फुल लेंथ होंगे। जीएस वाले में 200 क्वेश्चन है प्रत्येक पेपर में, और साथ ही हिंदी वाले में 100 क्वेश्चन मिलेंगे प्रत्येक पेपर में। जैसा सिलेबस दिया है उसी के आधार पर क्वेश्चनों के नंबर होंगे दिए गए पेपर में। तो अभी तक भी इनरोल नहीं किया भाई, जिनका एग्जाम है ईओटीआई का, तो वो लोग इनरोल कर दो। ये टेस्ट सीरीज है आपके लिए ट्रू 100, मैं बोलूंगा कि 100% नहीं, बिल्कुल 200% ये आपके लिए फायदेमंद होंगी। ये आप खुद रियलाइज करोगे जब आप इस टेस्ट सीरीज के बाद एग्जाम हॉल में पेपर देने बैठे होंगे। ठीक है। तो बाकी इसके अलावा देखिए, कुछ लोगों का सवाल आ रहा था कि जो आर की है टेस्ट सीरीज, जीएस की कब आएगी, रीजनिंग की कब आएगी, या वीपीडीओ का जो नया फॉर्म आ गया उसकी टेस्ट सीरीज। तो सभी बातें देखिए, पहले जो एग्जाम सम्मुख है उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। तो अभी ईओटीआई पे ही मेरा फोकस है, उसके बाद आगे देखेंगे जल्दी नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज आएगी या जो आगे जो हमारा कंटेंट आता है वो आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए अब शुरू करेंगे आज का टॉपिक। आज है जीएस का टेस्ट पार्ट 132। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, चलिए शुरू करते हैं। बाकी यार आप सभी लोगों से एक दरख्वास्त है, देखिए काफी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब तो किया है बट बेल आइकन को नहीं दबाया। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर दो भाई, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ पाए। कई बार क्या हो रहा है कि नोटिफिकेशन जा ही नहीं रहा बच्चों को। ठीक है। और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, मेन चैनल देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से ही, उसको आप ज्वाइन कर लेना, उसको फॉलो करना, वहां पे भी आपको नोटिफिकेशन दिए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का एक कारण नहीं है? तो बताइए भाई, इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में बताइए कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का एक रीजन नहीं है, यानी कि लेस प्रोडक्शन का एक रीजन नहीं है भारतीय एग्रीकल्चर में। बताइए कौन सा इनमें से नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जीएस की टेस्ट सीरीज तो आप बिल्कुल ही स्किप मत करना। उत्तराखंड और हिंदी में मैं जानता हूँ काफी ज्यादा अच्छी हो गई हमारी स्टूडेंट्स की, बट जीएस में अभी भी मैं देखता हूँ ना, टेस्ट सीरीज में भी जब मैं सेक्शनल एनालिसिस करता हूँ तो उसमें जीएस में काफी कम स्कोर है बच्चों का। तो जीएस को आप स्किप मत करो भाई। जीएस के टेस्ट जो यूट्यूब पे आते हैं वो भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण है भाई प्रचंड बेरोजगारी है, भू जोत का छोटा आकार है, ये भी है। सहकारी कृषि देखिए, कोऑपरेटिव जो एग्रीकल्चर है ये नहीं है। ठीक है। ये भाई, ये तो हेल्प जो करती है, जनसंख्या दबाव भी एक रीजन है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सहकारी कृषि। आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन सा है? तो दिए गए विकल्प में बताइए भारत का जो पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो कौन सा होने वाला है। देखिए, भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया भाई, चंद्रयान 3। इससे क्वेश्चन बनेंगे, एक एक पॉइंट याद करके जाना एग्जाम में। चंद्रयान 3 जो था, इसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का फोर्थ देश बना, और साउथ पोल पे चंद्रमा के सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला फर्स्ट कंट्री बना। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ऐसे ही देखिए, 2 सितंबर 2023 को आपका लॉन्च किया गया आदित्य L1 मिशन। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आदित्य L1 मिशन। अब देखिए, भारत एक हमारा मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम कर रहा है। हाल में उसका ट्रायल भी हुआ था 2-3 दिन पहले, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो, वो जो कि सफल रहा था। तो ये इसका नाम है भाई गगनयान। अब गगनयान में पहली बार मानव बैठ के जाएगा, जैसे कि आप नासा के देखते होंगे जो स्पेस प्रोग्राम होते हैं, या टेस्ला का जो स्पेस एक्स कंपनी है। तो ऐसे ही गगनयान से भाई अब हमारे भारतीय लोग भी जाएंगे अंतरिक्ष में। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो देखिए, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप, इसकी मेजबानी कर रहा है भाई भारत। इस बार भारत में ही होना है। अभी तक देखा जाए जितने मैच खेले गए, भारत अभी तक टेबल जो होती है, पॉइंट टेबल, उसमें फर्स्ट रैंक पे है। एंड 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इस वर्ल्ड कप का शाहरुख खान को। ठीक है। तो लीजेंडरी एक्टर बोल सकते हैं शाहरुख खान, बॉलीवुड की शान बान, किंग खान जिसको बोला जाता है, शाहरुख खान। तो ये भाई बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। ओके।
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानव उपाधि धारण की थी? तो बताइए इनमें से दिल्ली का कौन सा सुल्तान था भाई जिसने सिकंदर सानी यानी कि जो अलेक्जेंडर था ना सिकंदर, स्वयं को सिकंदर के समान घोषित किया या वैसी उपाधि धारण की? तो ये सुल्तान था भाई अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना है, अच्छे से याद है ना। अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ा पढ़ना भाई, सल्तनत काल से इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिए, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला को सभी लोग जानते होंगे, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। रंग भेद के खिलाफ इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी दोस्तों। इनको नोबेल का पीस प्राइज भी मिला, इनको भारत रत्न भी मिला है, ध्यान रखेंगे भारत रत्न पाने वाले विदेशी हैं, ठीक है, नेल्सन मंडेला। एंड इनकी स्मृति में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को, ठीक है, प्रत्येक वर्ष। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी 18 जुलाई। आगे बढ़ेंगे, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? ठीक है, तो आर्किटेक्चर बताना है आपने। जो आर्किटेक्ट हैं, माफ कीजिएगा, आर्किटेक्ट जो है, जो नया भाई अभी हमारा संसद भवन बना है, तो ये डिजाइन किसने बनाया था? ठीक है, तो नया संसद भवन देखिए, मैं इस पे क्वेश्चन पहले भी आपको दे चुका हूँ। नया जो संसद भवन है भाई बहुत बड़ा ही संसद भवन है, क्योंकि देखिए सीट बढ़ने वाली है भविष्य में, तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने नया संसद भवन बनाने का यहाँ पे डिसीजन लिया। और 2 साल का इसका प्रोजेक्ट था, उसको 2 साल में पूरा भी कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो संसद भवन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में, तो संसद भवन वाला टॉपिक भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसके जो हमारे वास्तुकार हैं वो हो जाएंगे विमल पटेल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, विमल पटेल जी इसके क्या हैं, आर्किटेक्चर हैं। आप देखिए नए संसद भवन में देखिए इसको बोला गया सेंट्रल विस्टा परियोजना। ठीक है, किसके तहत ये बनाया गया है? तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इसको कंप्लीट किया गया। पहला तो पॉइंट ये है, इसकी जो लागत थी, अनुमानित लागत स्टार्टिंग में 971 करोड़ थी। ठीक है, प्रारंभ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एक ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार में बना हुआ है। ये जो नया संसद भवन है कैसा बना है? त्रिभुजाकार में बना है, ये भी याद रखना। इसमें टोटल देखिए भाई, इसमें बैठ सकते हैं टोटल लोकसभा के 888 सदस्य, और राज्यसभा के इसमें बैठ सकते हैं 384 सदस्य। ठीक है, तो इसमें जो हमारे सदन बनाए गए इतनी ज़्यादा कैपेसिटी वाले बनाए गए हैं, यानी कि टोटल बात करें तो 1272 इसमें एक साथ बैठ सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये है भैया, और इसके जो वास्तुकार हैं वो हैं विमल पटेल। देखिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसका उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को। ठीक है, 28 मई 2023 वीडी सावरकर की उस दिन जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में किया गया। और 75 रुपीज का कॉइन भी जारी किया गया इसके उपलक्ष्य में, ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इसको जो डेवलप किया था वो टाटा लिमिटेड ने डेवलप किया था। ठीक है, टाटा को गया था, इसका जो ठेका था टाटा को मिला था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? देखिए मोहम्मद बिन कासिम का जो पहला अभियान होता है भारत के लिए, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, ये भी याद रखिएगा। एंड इसने जो पहला अटैक किया था 712 में किया था, और इसने सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इससे 2 क्वेश्चन निकलते हैं। पहला तो ये बनता है कि कब इसने सिंध विजय की थी 712, और पहला जो अटैक किया था उसमें सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर था। एंड भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी क्वेश्चन बनेगा तो वो भी मोहम्मद बिन कासिम हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जीएस के, इनको आपने देखिए बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, एवरग्रीन क्वेश्चन है, तो इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए आपने। ठीक है, रिवीजन देखिए हमेशा सरल क्वेश्चनों का ज़्यादा करें, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत होते हैं और जिससे सिलेक्शन आपका रुक जाता है। किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे? तो 37 जो हमारे नेशनल गेम है, इसकी जो वेन्यू है वो है गोवा। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर है गोवा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार समाप्त किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। तो इनमें से कौन सा एक्ट था जिसने जितने भी हमारे जो ट्रेड राइट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड राइट को एकदम खत्म कर दिया था? तो देखिए पहले तो व्यापार में कुछ प्रतिबंध लगता है, 1813 का जो चार्टर अधिनियम आता है, बट उसके बाद फाइनली जो अब 1833 ऑप्शन ए 1833 का जो चार्टर अधिनियम आता है, इसमें ये बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी हमारे ट्रेड राइट्स हैं उनको खत्म कर दो। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, 1833। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर को। ठीक है,
तो गीता प्रेस, जहाँ से हमारी जो गीता की किताबें वगैरह हैं वो छप के आती हैं, गीता प्रेस गोरखपुर। तो इसको ये अवार्ड दिया गया है, गांधी शांति पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए चंद्रयान के लिए मैं बोल रहा हूँ, चंद्रयान की जो स्मरण वाले तथ्य हैं वो आप याद कर लेना भाई। चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान कब लॉन्च हुआ, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रयान ने कब लैंडिंग की थी, चंद्रयान को किस रॉकेट से भेजा गया, अगर क्वेश्चन बनता है। तो चंद्रयान को भेजा गया था LVM3, ठीक है, M4। तो ये था रॉकेट का नाम जिससे चंद्रयान को भेजा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 की मैं बात कर रहा हूँ। और इसरो ने जो PSLV C56 रॉकेट है इसे लॉन्च किए थे किसके? सिंगापुर के 7 सैटेलाइट, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान क्या है? देखिए जो हम बोलते हैं ना राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है क्या वास्तविक रूप में? अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो राइट टू एजुकेशन जो कि पूरे भारत में राइट टू एजुकेशन का जो अधिनियम आया था ये 2009 में आया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड सेकेंड फैक्ट की जो RTE है या राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, ये संपूर्ण देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। एंड RTE के तहत बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, यानी कि मूल अधिकारों में इसको शामिल किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलते हैं, इंक्लूडिंग टेस्ट, ODI एंड T20 क्रिकेट। एंड ये कारनामा करने वाले 10वें इंडियन क्रिकेटर बने हैं वन ऑफ ओनली विराट कोहली, ठीक है। तो विराट कोहली भाई, जिनको बोला जाता है कि चेजिंग का बादशाह, जब भी कोई स्कोर चेज करना होता है तो इनको बोला जाता है, बहुत बड़े खिलाड़ी में इनकी गिनती होती है। साथ ही देखिए बहुत जल्दी ही लगता है कि सचिन तेंदुलकर का जो ODI में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड है वो भी ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अभी इनके 48 इनके सेंचुरीज हो चुकी हैं वनडे क्रिकेट में, और 13,000 से अधिक रन हो चुके हैं इनके, ठीक है, वनडे में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सोलर सिटी बन गई है। देखिए हाल में ही भारत की पहली सोलर सिटी बनी सांची, मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जो एक नगरी है सांची, ये भारत की पहली सोलर सिटी बनी। एक क्वेश्चन और निकल के आ सकता है भाई कि भारत का पहला जो सोलर गांव है, ठीक है, सौर ऊर्जा पर आधारित भारत का पहला गांव कौन सा था? तो ये था मोढेरा गांव, गुजरात का। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा आप, मोढेरा गांव, गुजरात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है जो मेमोरी नहीं मिटती, नहीं मिटाई जा सकती, ठीक है, जो फिक्स होती है, नहीं, उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी में आ जाती है जो मिट जाती है, जैसे कि रैम। रैम एक वॉलेटाइल यानी कि मिटने वाली मेमोरी है, ठीक है। अस्थाई जिसको बोलते हैं ना, अस्थाई, अस्थाई मेमोरी यानी कि वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है स्थाई, जैसे कि रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी, प्रोम हो गया, ई प्रोम हो गया, ये सभी क्या होते हैं? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल है। जैसे कि आपका जो हमारा कार्ड होता है, ठीक है, माइक्रो SD कार्ड जो हम डालते हैं, और ऐसे ही बात करें हार्ड डिस्क जो होती है HD, और दूसरा आजकल जो आजकल HDD आता है आजकल, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। चंद्रयान 3 का मून लैंडर जिस स्थान पर उतरा था उसे क्या नाम दिया गया? देखिए चंद्रयान 3 में पहले बता चुका, इससे फैक्ट बनेंगे। इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को भाई 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, और वहां पे है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और इसका जो मिशन का जो अध्यक्ष था, किसकी अध्यक्षता में किया गया? उसमें अध्यक्ष थे इसरो के कौन? S सोमनाथ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, S सोमनाथ, ठीक है, ये अध्यक्ष थे इसरो के। और कौन सा रॉकेट था बता चुका हूँ, इसके लिए रॉकेट यूज किया गया LVM3 और M4, ठीक है, ये रॉकेट यूज किया गया इसके लिए। और 23 अगस्त को इसने सफलता प्राप्त की भाई, ये साउथ पोल पे चंद्रमा के सॉफ्ट लैंडिंग किया, और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बना, और दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला भारत पहला देश बन गया, ठीक है। इसमें देखिए भाई 3 मॉड्यूल थे, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। लैंडर को विक्रम नाम दिया गया था, रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था।
अब ये बोला कि जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा था, यानी कि लैंडर को विक्रम बोला गया। विक्रम जहां पे उतरा था उसको नाम दिया गया भाई पॉइंट शिव शक्ति। ठीक है, तो शिव शक्ति पॉइंट उसको नाम दिया गया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल में ही होयसल मंदिर को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? देखिए, यूनेस्को की धरोहर सूची में लगातार कोई ना कोई प्लेस शामिल होते रहता है दोस्तों। आपको वो देखना है कि कौन सा प्लेस है। और साथ ही देखिए, कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जैसे कि भारत में हाल में ही आपने देखा होगा बहुत सी मूर्तियां स्थापित की गई, कि कौन सी मूर्ति कहाँ पर है और क्यों स्थापित की गई, किससे रिलेशन है उसका, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आयोग बनाता है, पूर्व एग्जाम देख लो तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बताइए, होयसल मंदिर को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भाई ऑप्शन कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में है होयसल मंदिर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। होयसल जो था भाई, देखिए होयसल एक वंश भी था। ठीक है, होयसल वंश की स्थापना की थी निरपकाम द्वितीय ने, तो उन्हीं के नाम से ये मंदिर भी बनाया, होयसल मंदिर। और होयसल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपका थी हेलबीडू नामक, बेलूर जो प्लेस है ना कर्नाटक का, बेलूर, तो यहाँ पर इसकी राजधानी थी। ठीक है, और इसी का बाद में आपने नाम कहीं पे पढ़ा होगा द्वार समुद्रम। ठीक है, द्वार समुद्रम भी इसी का नाम है। तो द्वार समुद्रम किस वंश की राजधानी थी, क्वेश्चन बनता है कई बार। तो द्वार समुद्रम थी होयसल वंश की राजधानी। ठीक है, ऐसे फैक्ट बन जाते हैं एग्जाम में तो थोड़ा याद होने चाहिए। अब देखिए, होयसल को दिया है तो होयसल का पूछ लेगा कि किस वंश की राजधानी थी। दक्षिण माफ कीजिएगा, द्वार समुद्रम किस वंश की राजधानी थी या होयसल की राजधानी कहाँ थी, क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मंदिर को अभी ऐड किया गया ना। तो चर्चा में जो भी आपका चीज रहती है, मंदिर हो, यूनेस्को वाली सूची हो, प्रौद्योगिकी हो, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी हो, तो आपको उनसे रिलेटेड अन्य फैक्ट भी पढ़ने चाहिए। ऐसे ही फैक्ट एग्जामिनर बनाता है। दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत माना जाता है किसको? सर ऑर्थन कॉटन को। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑर्थन कॉटन। ऑर्थन कॉटन को माना जाता है दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत। मतलब अग्रदूत का मतलब है कि दक्षिण भारत में जो सिंचाई का प्रबंध वगैरह किया किसने किया, तो इन्होंने किया था अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान का जो 11वां शेड्यूल है भाई, ये मेंशन करता है ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत है, गठन नहीं, मतलब ग्राम पंचायतों के बारे में वर्णन करता है। और जो हमारा 12वीं अनुसूची है उसमें नगर पंचायतों के बारे में बोला गया है। तो ग्राम पंचायत में अगर हम पढ़ते हैं तो देखते हैं उसमें टोटल कितने विषय हैं। तो ग्राम पंचायत में टोटल 29 विषय रखे गए, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 29। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो ब्रिक्स समूह में हाल में ही कितने नए देशों को शामिल किया गया है? तो देखिए, चर्चा में रहा था ब्रिक्स जो समूह है भाई, ब्रिक्स समूह के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। कई बार हमेशा आपने देखा होगा यूके पीसीएस तो इससे क्वेश्चन बनाता ही है। देखिए, जो ब्रिक शब्द है, सबसे पहले मैं इसकी थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा। तो ब्रिक जो शब्द था, ये भैया एक अर्थशास्त्री थे, जिम ओ नील। ठीक है, जिम ओ नील ने इस शब्द को गढ़ा था। अब ब्रिक है क्या? देखिए, ब्रिक जो है भाई, ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। और बाद में देखिए, इसकी संकल्पना जब हुई तो इसको 2006 में फिर नाम दिया गया ब्रिक्स। ठीक है, यानी कि 2006 में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, इसमें इसको नाम दिया गया ब्रिक। और उसके बाद 2009 में ऑफिशियली इसको ब्रिक्स नाम दिया गया। ठीक है, 2009 में इसको ऑफिशियली ब्रिक्स नाम दिया गया, साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ। उससे पहले ब्रिक था ये, और 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी ऑफिशियली, जिसमें इस संगठन को एक ऑफिशियल या औपचारिक मान्यता प्रदान की गई। अब देखिए, ब्रिक्स जो है 2009 से स्थापित था, और ब्रिक्स में अभी हाल में ही 6 नए देशों को शामिल करने की बात की गई है। तो ब्रिक्स में अब जो नए देश होंगे 6। ठीक है, कौन कौन से देश होंगे, इसके लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है। ठीक है, तो आई, सबसे पहले आई मतलब मैं, आई, फिर आपने बोलना है आई मूसा। ठीक है, आई मूसा आई। ठीक है, मूसा आई, यानी कि मूसा मतलब चूहा मान लो, आई मूसा आई। ठीक है, आपने कोई चूहा देखा, उसको बोला आई मूसा आई। तो आई से आपका देखिए, इससे ट्रिक से आपको अच्छे से याद आ जाएगा ये 6 देश कौन से हैं। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से ब्रिक्स में शामिल एक नवीनतम देश नहीं है।
तो 6 के 6 नाम याद होने आवश्यक हो जाएंगे यहाँ पे। आई से बन गया सबसे पहले आपका ईरान, ठीक है, आई से बन गया ईरान। और लास्ट वाले आई से बन गया इथोपिया। कौन सा देश? इथोपिया। एम से आपका बन गया भाई मिस्र, यानी कि जिसको इजिप्ट कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। यू से आपका बन गया दोस्तों कौन सा देश? तो यू से बन गया आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात भी शामिल हुआ है। एस से आपका बन गया सऊदी अरब, ठीक है। और ए जो बचा मूसा का ए, इससे बन गया अर्जेंटीना। तो ये तो भैया मेरी ट्रिक है, मैं अपने हिसाब से ट्रिक्स क्रिएट करता हूँ, आप लोगों को भी ऐसे करना चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो कुछ इस टाइप का ट्रिक बनाओ, ऐसा कनेक्शन बनाओ क्वेश्चन में कि आपको दिमाग में ज़्यादा जोर डालने की आवश्यकता ना पड़े एग्जाम हॉल में, और आपका क्लियर कट आपको आंसर आ जाए। और ऐसे जो पॉइंट हैं, फैक्ट हैं, वो ऐसे ही याद होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ब्रिक्स में 6 नए देशों की याद आएगी आपको, तो ये ट्रिक मेरी याद जरूर आएगी एग्जाम हॉल में। आई मूसा आई, तो 2 आई से है ईरान इथोपिया, एम से है मिस्र, यू से है यूएई, एस से है सऊदी अरब और ए से है अर्जेंटीना, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकता है। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का सेशन दोस्तों। अब सेशन को मैं यहीं पे विराम दूंगा, और जो भी नए लोग इस सेशन को देख रहे हैं भाई, ये टेस्ट सीरीजें हमारी ऐसे आती हैं, इनको फॉलो कीजिए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीजें रहेंगी आपके हर एग्जाम के लिए। और साथ ही जिन लोगों का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स इंस्पेक्टर का एग्जाम है, वो लोग भाई टेस्ट सीरीज को जरूर अटेम्प्ट करें। जो टेस्ट सीरीज हमारी एप्लीकेशन स्टोर पे दी गई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, उसको लगा के अगर आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, हिंदी तो मान लीजिए उससे बाहर आनी नहीं है, हिंदी तो पूरी कवर होनी है उसमें, हिंदी उससे बाहर नहीं जाएगी, मैं इसका दावा कर रहा हूँ, आपको देख लेना आप। बाकी देखिए, जो जीएस का पोर्शन है उसमें 200 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन जीएस में भी बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाए जब आप पेपर देने जाएंगे। बाकी यार पेपर तो इसका ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि जीएस वाला जो पेपर होगा वो अलग अलग पोर्शन में सिलेबस जब देता है आयोग, आप कनिष्ठ सहायक का पेपर देख लो उठा के, या अन्य पेपर देख लो जिसमें सामान्य पैटर्न नहीं था, उसमें थोड़ा जीएस कठिन बनाई गई थी, डिफिकल्ट थी। तो हो सकता है इसमें जीएस थोड़ा ताबड़तोड़ पूछे इस बार आयोग, बट ठीक है, पेपर थोड़ा कठिन आना चाहिए, क्योंकि एक पेपर में सिलेक्शन है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स इंस्पेक्टर का। तो पेपर में थोड़ा दम होना चाहिए, तब जाके मजा आता है, और कट ऑफ का जो एक चलता है ना खेल, वो भी थोड़ा फिर डाउन होता है। तो ये चीज़ें बढ़िया रहते हैं, पेपर कठिन आने पे ही सही है। बाकी दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करूंगा, जाने से पहले हमेशा की तरह अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। बाकी यार आज के सेशन में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, क्वेरी हो, या आपका कोई फीडबैक हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मैं उसमें उसका करेक्शन कर पाऊँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से स्टडी करें, मेहनत करें। देखिए, अपनी एनर्जी को और साथ ही अपने सेल्फ मोटिवेशन को अगर आप बरकरार रखते हैं, और आपकी नज़र सिर्फ फोकस पे है, तो यकीन मानिए आप कितनी बार गिरेंगे, आपको लोग कोसेंगे, कई चीज़ें होंगी लाइफ में, बट आपका फोकस नहीं हटना चाहिए आपके गोल से। और आपकी जो एनर्जी है और सेल्फ मोटिवेशन है, डेडिकेशन और पेशेंस है, ये पिलर आपके बराबर रहने चाहिए। तो यकीन मानो आपकी जो बुनियाद है, ये बुनियाद बहुत मजबूत होनी चाहिए, तब जाके आप सफलता का शिखर बना पाओगे। अन्यथा आप किसी भी एग्जाम में देख लो, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और उत्तराखंड में तो पेशेंस एक बहुत ही बड़ी, मैं बोल सकता हूँ कि नींव है किसी भी एग्जाम की, ग्रुप सी हो ग्रुप बी हो, आपको लंबे समय तक धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि प्रोसेस लंबी है यहाँ पे। एग्जाम होना, फिर सिलेक्शन होना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर प्रोसेस होती है संस्तुति आने में, ज्वाइनिंग आते आते पूरे 2-3 साल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पहले माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मोटिवेट रहेंगे जीवन में। देखिए, सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता, कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हमारे आसपास होती हैं जो आपको कंट्रोल करती हैं या आपको हेल्प करती हैं, अगर आपका जो सोचने का तरीका है, या जो आपके इरादे होते हैं ना, जो भी आपकी बोलते हैं ना, जो आपके मेंशंस हैं या जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, वो सही होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके अंदर है, तो आप यकीन मानिए आपके साथ बेहतर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।